हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम मिनयोंग को देखते हैं जो इस बात से परेशान होती है कि वो जो किस तरह डोंगजिन को उसके सामने ही लेकर जा रही होती है। एंड अब बाहर आकर यहाँ पर डोंगजिन उससे अपना हाथ छुड़ाता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये सब खत्म करना पड़ेगा, इतना ही काफी है प्रिटेंड करना। एंड उसके बाद बाहर आके वो उससे सॉरी करता है और कहता है कि आज हम डिनर पर नहीं जा सकेंगे। वो उससे इसकी वजह पूछती है और कहती है कि तुम इतना मिजरेबल फेस क्यों बना रहे हो। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है कि मैंने उसके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो मैं जाके उसे सच बता देती हूँ कि हम दोनों के दरमियान ऐसा वैसा कुछ नहीं है। इस बात पर डोंगजिन कहता है कि क्या हम फ्रेंड्स हैं? तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकती हो और आइंदा से इस तरह का एक्ट मत करना। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मिसअंडरस्टैंड करे। ये बात कह के वो आगे जाता है। इस बात से वूजू काफी इरिटेट होती है और उसे रोकती है और कहती है क्या मैंने तुम्हें हक की या क्या मैंने तुम्हें किस किया? ये तुम्हारे लिए इतनी बड़ी डील क्यों बन रही है? तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। वो कहता है ये मैं अपने लिए कह रहा था, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करूं। इस बात से वूजू भी चौंक जाती है और हैरत से उसे देखती रहती है। इस बात पे वूजू से कहती है कि चलो अब हमें डिनर करना चाहिए और डोंगजिन जो कि ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है उसके साथ डिनर के लिए चल पड़ता है। और यहाँ हम देखते हैं कि सुनवो के साथ मिनयोंग बैठी होती है और उससे कहती है कि डोंगजिन की लाइफ में ऑलरेडी कोई आ गया है और इसलिए वो मुझे नहीं देखना चाहता है। और वो कहती है कि मैं विश करती हूँ कि वो लड़की मुझसे ज्यादा बुरी हो। इस बात पे सुनवो कहता है कि तुमसे ज्यादा बुरा तो कोई नहीं हो सकता है और वो उसे कहता है कि डोंगजिन की लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये सिर्फ कोई एक्ट होगा ताकि तुम उसका पीछा छोड़ दो। बट यहाँ पर मिनयोंग सोच रही होती है कि उसने डोंगजिन के फेस के एक्सप्रेशंस देख लिए थे और उसे लग रहा था कि वो उस लड़की को पसंद करता है। यहाँ हम देखते हैं कि डिनर के लिए वूजू और डोंगजिन अब बैठे होते हैं और यहाँ पर वूजू डोंगजिन को कहती है कि तुम्हें मिनयोंग पर केस करना चाहिए। वो हैरत से उसे देख रहा होता है तो वो उसे कहती है क्योंकि उसकी वजह से तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और नीचे गिर गए थे और इस तरह तुम्हारा हाथ जख्मी हो गया था। वो काफी ज्यादा रिच लगती है। इस बात से तो डोंगजिन और हैरान होता है और कहता है कि तुम इस तरह की बातें इतना इजीली कैसे कह सकती हो। वूजू कहती है कि क्या हमें इस बात पर रोना चाहिए? वो उसे कहती है अगर तुम इतना बुरा फील करते हो तो तुम्हें इंटरनेट फोरम से कुछ चीजें पढ़नी चाहिए। वहाँ बहुत सी स्टोरीज होती हैं जिनकी स्टोरी तुमसे ज्यादा बुरी होती है। वो उसे देखकर कहता है तुम मुझे कंसोल करने की कोशिश कर रही हो? तो वो कहती है मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ भी जब मुझे लगता है मेरे साथ अनफेयर है और मेरी लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो रहा है तो मैं लोगों की स्टोरीज पढ़ती हूँ और इससे मुझे पता चलता है कि लोग मुझसे भी ज्यादा बुरी लाइफ जी रहे हैं और इस तरह मैं कुछ बेटर फील करती हूँ। तो मैंने सोचा मैं तुम्हें भी ये बात बता दूं। अब वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं। फिर वो उसे एकदम से पूछती है कि तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो? मेरे भाई ने तुम्हें मॉडल पे स्टे करते हुए देखा था। बट वो इसे जवाब नहीं देता है। तो वो उसे कहती है कि मैं इतनी भी क्यूरियस नहीं हूँ, तुम चाहे मुझे जवाब मत दो। बट वो उसे आगे से थैंक यू करता है। वो उसे हैरत से देखती है तो वो इस बात पे कहता है कि आज मैं अकेला डिनर नहीं करना चाहता था, तुमने मुझे डिनर ऑफर किया इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। फिर वो उसे यहाँ के पैनकेक्स के बारे में भी कहती है कि यहाँ के पैनकेक्स बहुत अच्छे हैं और उसका ऑर्डर भी करती है। एंड उसके बाद अब डिनर के बाद वो जब जाने लगते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। बट इतने में वूजू की नजर एक रेस्टोरेंट पे पड़ती है जहाँ पे वो देखती है कि उसका भाई काम कर रहा है। उसका भाई युनजुन से फोन पर बात कर रहा होता है बट सामने वो अपनी सिस्टर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सेल फोन बंद करना भूल जाता है। वो उसे बता देता है कि मैं पकड़ा गया हूँ। यहाँ युनजुन भी परेशान होता है। यहाँ पर वूजू डोंगजिन को कहती है कि तुम जा सकते हो, ये हमारा फैमिली मैटर है तो मैं इसे सॉल्व करना चाहती हूँ। अब वो उसे पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बट यहाँ पर उसका भाई सिम इस बात का फायदा उठाता है कि डोंगजिन साथ खड़ा है। वो जल्दी से जाके डोंगजिन के पीछे छुपने लग जाता है और उससे हेल्प मांगने लग जाता है कि ये मुझे बहुत मारेगी तो प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। डोंगजिन कहता है कि तुम इससे बात कर लो। बट यहाँ पे वूजू से कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि युनजुन उन लोगों की कन्वर्सेशन सुन रहा होता है। डोंगजिन जाने लगता है बट उसका भाई उसे नहीं जाने देता है और बहुत ज्यादा डर रहा होता है और साफ उसे बता देता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं स्टडी नहीं करना चाहता हूँ, मेरे ड्रीम्स कुछ और हैं, मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ। तुमने सारी लाइफ मुझे सपोर्ट किया है और मुझे बुरा लग रहा है, मुझे गिल्टी फील होता है कि तुम मेरी वजह से इतनी मेहनत कर रही हो। बट यहाँ पे वो जो से फिर भी कहती है कि अभी भी तुम वापस से स्टडीज की तरफ जा सकते हो और ये बहाने छोड़ दो। बट वो साफ कह देता है कि मैं म्यूजिक में कुछ करना चाहता हूँ। इस बात से वो उस पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है। बट यहाँ पे उसका भाई डोंगजिन को धक्का दे देता है और डोंगजिन को कहता है प्लीज इसे मजबूती से पकड़े रहो वरना ये मुझे मारेगी और वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगजिन वूजू को पकड़े हुआ होता है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर दोनों बहुत ऑकवर्ड फील करके एक दूसरे से अलग होते हैं। अब यहाँ पे वूजू से कहती है कि तुम्हें उसकी साइड नहीं लेनी चाहिए थी और फिर वो सोच रही होती है कि उसके भाई को ऐसे नहीं भागना चाहिए था, उसके पास तो पैसे भी नहीं है। दोनों बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं और अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर युनजुन सारी कन्वर्सेशन सुन लेता है और काफी परेशान बैठा होता है क्योंकि वो वूजू को पसंद करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वूजू युनजुन के रूम में जाकर चेक करती है अपने भाई को। वो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा होता है।
है तो वो उसे कहती है वो सारी रात नहीं आया, और फिर वो यूनजिन की क्लास लेने लग जाती है कि तुम्हें सारी बात पता थी बट तुमने मुझसे डिस्कस नहीं किया कि उसने अपनी स्टडीज छोड़ दी है। बट यूनजुन उससे कोई भी बात नहीं कर रहा होता है। वो उसे कहती है तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकते हो। यूनजुन उसे देखता है और कहता है कि आजकल तुम भी मुझसे बहुत कुछ छुपाने लग गई हो, क्या तुम मुझसे हर चीज शेयर करती हो। इस बात पे वो जो बहुत चुप हो जाती है और कहती है कि तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मुझे अच्छे से पता है तुम सिम का साथ दे रहे थे। बट वो यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हमें यूनजुन का पता चलता है एक्चुअल में उसने वुजू से बहाना बनाया होता है क्योंकि उसने सिम को उसके कपड़े वगैरह देने होते हैं। अब यहाँ पर वो उसका थैंक्स कर रहा होता है और कहता है कि मैं कुछ दिन घर नहीं आऊंगा, और वो कहता है कि मैं अपनी लाइफ खुद बिताना चाहता हूँ। अब वो उसे हाइसिंग का कहता है कि उसे भी पता चलेगा तो वो कैसा एक्ट करेगी, तो वो कहता है मुझे उसकी परवाह नहीं है, वो मेरी उस बहन से बहुत चेंज है, वो मुझे कुछ भी नहीं करेगी। इधर हम हाइसिंग को देखते हैं जो सूहो को लिफ्ट करा रही होती है, जो कि उनके बैंक में गार्ड होता है, बट वो उसे लिफ्ट नहीं करा रहा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा वो इंसिडेंट देखा था जिसमें तुम्हें एक बॉयफ्रेंड की वजह से मार पड़ी थी। तो वो इस बात पे कहती है कि तुम परेशान मत हो, वो मेरा पास्ट का रिलेशनशिप था और मैं उससे मूव ऑन कर चुकी हूँ। मैं लाइफ को इसी तरह से देखती हूँ, अगर एक रिलेशनशिप काम नहीं आया तो इट्स ओके। मैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर अशेम्ड फील नहीं करती हूँ। अगर हम इसी तरह फील करते रहेंगे तो हम मूव ऑन कैसे करेंगे। तो मैं उसके बारे में भूल चुकी हूँ और फ्रेश स्टार्ट करना चाहती हूँ। इन बातों से सूहो बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है और फिर वो उससे बात करने लग जाता है, जिसपे हाइसिंग बहुत ज्यादा खुश होती है और उसकी बाकी वर्कर्स उसे देखकर जेलस हो रही होती है कि उसे एक न्यू बॉयफ्रेंड भी मिल चुका है जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम है। यहाँ दूसरी तरफ हम कंपनी में देखते हैं सीईओ शिन आया हुआ होता है और उसे देखकर सब सरप्राइज हो जाते हैं। अब वो मिस बेक को कहने लग जाता है कि तुम अपने ओल्ड बॉस को देखकर बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। वो कहता है कि मैंने डोंगजिन से मिलना है और उसके ऑफिस में जाके बैठ जाता है। अब यहाँ पर ऑफिस में बैठे हुए वो मिस बेक को भी तंग कर रहा होता है और उसे पूछ रहा होता है कि उसने डोंगजिन को क्यों ज्वाइन किया था, मुझे क्यों छोड़ा था, वो रीजन पूछ रहा होता है। इतने में वहाँ पे डोंगजिन आ जाता है और वो मिस बेक को कहता है कि तुम काम पे जाओ, मैं इससे बात कर लूंगा। अब यहाँ पे वो कहता है तुमने मिस्टर चा को फायर कर दिया है। वो कहता है मैं इसीलिए तुमसे मिलने आया हूँ, क्या तुम डर चुके हो या बात कोई और है। अब वो उसे पुराने दिल की बात याद करा रहा होता है कि मैं सीईओ था और तुम मेरे अंडर काम करते थे। फिर वो उसे अपनी कंपनी का कार्ड दिखाता है और उसे कहता है कि मेरी कंपनी बहुत आगे जाने वाली है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है जब डोंगजिन और सुनवू ने अपनी कंपनी अलग बनाने का सोचा था, तो यहाँ पर सीईओ शिन को इस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ थी और वो उन्हें बातें सुना रहा था कि तुम लोग आगे नहीं जा सकोगे। वो डोंगजिन पर बहुत ज्यादा रोब जमाने की कोशिश कर रहा था और उसे सुनवा रहा था कि वो कामयाब नहीं होंगे मेरे बगैर। बट यहाँ पे डोंगजिन फैसला ले लेता है और वो सुनवू के साथ कहता है कि वो कंपनी स्टार्ट करेगा। इस बात से सीईओ शिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें दिखा के रहूंगा कि तुम लोगों से बहुत गलत फैसला हुआ है। एक्चुअल में यहाँ हमें नजर आता है कि सीईओ शिन की कंपनी डोंगजिन और सुनवू की वजह से ही चल रही थी, बट उनका एटीट्यूड अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने अलग होने का फैसला किया था। अब यहाँ पर वो उसे यही रियलाइज करवा रहा होता है कि तुम्हारी कंपनी के हालात खराब हैं और वो उसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें अब भी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। यहाँ पर डोंगजिन उसे रियलाइज कराता है और कहता है कि मुझे अच्छे से पता है ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो। ये इस वजह से नहीं है कि मैंने तुम्हारी कंपनी छोड़ी और तुम्हारे सारे एम्प्लॉयज तुम्हें छोड़ के चले गए थे, इसके पीछे एक डिफरेंट रीजन है। अब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब डोंगजिन और सुनवू सीईओ शिन से अलग हो गए थे तो उसकी कंपनी के हालात बहुत खराब हो गए थे, उसके एम्प्लॉयज उसे छोड़कर चले गए थे और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। उसके वर्कर्स ने डोंगजिन को बता दिया था कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है तो आप आके उसे संभालो। डोंगजिन क्योंकि अच्छी नेचर का था तो वो उससे बात करने आता है और उसे इतना ड्रिंक करने से रोकता है, बट वो उसके आगे बैक करने लग जाता है कि वो दोबारा से उसकी कंपनी ज्वाइन कर ले और उसकी कंपनी को डूबने से बचा दे, और वो उसके आगे बैक कर रहा होता है। डोंगजिन उसे समझा भी रहा होता है, बट इतने में हम देखते हैं कि साइड पे फोन बज रहा होता है। एक्चुअल में ये उसकी वाइफ की कॉल आती है और रेस्क्यू वाले की कॉल भी होती है। उसकी वाइफ की उस दिन तबीयत खराब हुई थी, बट यहाँ पर वो कॉल पिक नहीं कर पाया था तो उसे उसकी वाइफ की कंडीशन नहीं पता चल सकी थी। तो यहाँ पर अब डोंगजिन उसे यही कह रहा होता है कि तुम अपनी वाइफ की कंडीशन का मुझे कसूरवार समझते हो और इसलिए तुम मुझसे इस चीज का बदला लेना चाहते हो, जबकि तुम्हारी वाइफ की कंडीशन का मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है। बट वो उसे सुना रहा होता है कि ये तुम्हारी ही गलती है, अगर मैं उस दिन तुम्हारे आगे बैग ना कर रहा होता तो मैं रेस्क्यू वाले की कॉल उठा लेता। बट यहाँ पर डोंगजिन चुप करके बैठा रहता है। वो डोंगजिन को बहुत सी बातें सुना रहा होता है। इतने में वहाँ सुनवू आ जाता है और सुनवू सीईओ शिन को कहता है कि तुम्हारे साथ आखिर तकलीफ क्या है, और वो उसे कहता है कि तुम हर वक्त कोई ना कोई ड्रामा कॉज करते रहते हो। डोंगजिन उसे चुप भी कराता है कि ऐसा वैसा मत बोलो, बट वो डोंगजिन को चुप कराता है। सब वर्कर्स बाहर उसकी बातें सुन रहे होते हैं। अब वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे साथ काम करना क्यों छोड़ा था। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हारे साथ काम करना एक बुरे सपने से कम नहीं है, तुम्हारे साथ मुझे अपना कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था क्योंकि तुम एम्प्लॉयज को बहुत जलील करते थे और उन पर रोब जमाते थे। यहाँ डोंगजिन उसे चुप्पी करा रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वुजू मन में यही सोच रही होती है कि अगर ये आज भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है तो ये लाइफ में आगे कैसे
जा सकेगा। अब यहाँ पर वो सबके आगे योंगमिन को कॉल करता है और उसे कहता है कि हमें बहुत ज्यादा काम मिलने वाला है। एक्चुअल में वो उनकी कंपनी में बाकी एम्प्लॉयज को ये जता रहा होता है कि उसकी कंपनी में काम करने का उन सबको बहुत फायदा होगा। सब लोग उसकी बात सुन रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि मिस्टर चा के उसकी कंपनी में जाने के उसे कितने फायदे मिल रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि वूजू डोंगजिन को देख रही होती है गुस्से से कि ये चुप करके बैठा है और इसने उससे कुछ भी नहीं कहा, वो इतना कुछ कह गया। अब यहाँ पे सुनवू बहुत ज्यादा परेशान होता है और बाकी एम्प्लॉयज को लंच का ऑफर करा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये वर्कर्स भी उसके हाथ से चले जाएंगे क्योंकि वो लोग सीईओ शिन की बात सुन चुके हैं और वो अब उनकी कंपनी में काम नहीं करना चाहेंगे। तो वो उन्हें अच्छा फील कराने के लिए उनसे बहुत ज्यादा अच्छे से बिहेव कर रहा होता है, बट शायद उन्होंने मन बना लिया होता है। वो आगे से कोई खास रिएक्शन नहीं दे रहे होते हैं। सुनवू यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होता है। इधर हम वूजू को देखते हैं जो डोंगजिन के जाने का वेट करती रहती है, बट वो ऑफिस में ही रहता है। फिर वूजू हर जगह जाके अपने भाई को ढूंढती है, उसे उसका भाई कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। अब वो हाइसन के पास आती है और उसे कहती है तुम्हें कुछ पता चला वो कहाँ है? वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो वो उसे कहती है तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकता है। अगर वो स्टडी नहीं करना चाहता तो इट्स ओके, उसे सिंगिंग करने दो, जो उसका पैशन है वो ही उसके लिए बेस्ट रहेगा। अब वो उसे कहती है कि उसको सिंगिंग करने का शौक है क्योंकि उसके डैड भी एक अच्छे सिंगर थे, तो ये शौक उसे डैड से मिला है और तुम इसी चीज को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हो। इस बात से वूजू गुस्सा करती है और कहती है कि तुम किस तरह की बहन हो। वो उसे कहती है मैं उसे कंट्रोल नहीं करूंगी, मैं उसे सपोर्ट करूंगी, तुमने जो कहना है कहो। बट यहाँ पर वूजू उससे इरिटेट होती है और वहाँ से चली जाती है। इधर हम डोंगजिन को देखते हैं जो इस बात से परेशान होता है कि उसकी कंपनी खत्म हो सकती है क्योंकि सुनवू ने उसे बता दिया था कि बाकी एम्प्लॉयज भी शायद उन्हें छोड़ के चले जाएं उनकी कंपनी की इस कंडीशन की वजह से। तो अब उसका मन नहीं लग रहा होता है। वो ऑफिस से बाहर आता है और फिर से उस कैफे में बैठ के ड्रिंक करने लग जाता है जहाँ उसने वूजू के साथ डिनर किया था और वहाँ पर वूजू भी आ जाती है। वूजू इस तरह डोंगजिन को ड्रिंक करता देख हैरान हो जाती है और वो उसके साथ आके खामोशी से बैठ जाती है और ड्रिंक करने लग जाती है। डोंगजिन उसे कहता है कि तुम चुप अच्छी नहीं लग रही हो, आज कोई क्वेश्चन नहीं करना है क्या? इस बात पे वो कहती है क्या तुम इसीलिए हर वक्त चुप रहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि चुप रहना सिर्फ तुम्हें ही सूट करता है? एक्चुअल में वो उसे दिन की बात सुना रही होती है जब उसने सीईओ शिन को कोई रिप्लाई नहीं किया था और वो उसके एक्सप्रेशंस के बारे में सोचकर मुस्कुराने लग जाता है कि वो किस तरह उसे देख रही थी। अब वो उसे अपने बारे में बताने लग जाता है कि वो बचपन से ही इस तरह का था, उसकी लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सका। जब वो बचपन में एक रेस में पार्टिसिपेट किया था तो उस रेस में सबसे स्लो बच्चे से भी वो 3 सेकंड पीछे रह गया था। वो अपने फेलियर्स के बारे में बता रहा होता है और उसे ये लग रहा होता है कि वो अपनी कंपनी को भी नहीं बचा पाएगा। बट यहाँ पर वूजू उसे समझाती है और कहती है कि नहीं, उसे उस पर ट्रस्ट है कि वो उस कंपनी को बचा ही लेगा। इन बातों से उसे होप मिलती है और वो बहुत इमोशनल हो जाता है। इधर हम वूजू को देखते हैं जो डोंगजिन के बारे में सारी बातें सोच रही होती है और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑफिस में दिन ब दिन सारे एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के जा रहे होते हैं। अब बस वहाँ पे 4 से 5 एम्प्लॉय ही रह जाते हैं। इधर हम देखते हैं ऑफिस की इस रूटीन के बारे में वो युनजुन से फार्मेसी पे डिस्कस कर रही होती है। युनजुन उसे समझाता है कि तुम्हें भी काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये कंपनी खत्म ही हो जाएगी, बट वूजू ये बात नहीं मानती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग लंच कर रहे होते हैं और इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो सोच रहे होते हैं कि डोंगजिन इस वक्त कहाँ होगा। डोंगजिन मुंह धो रहा होता है। वो बाहर आता है तो वूजू से गौर से देखती है और कहती है कि तुम्हारी शर्ट का बटन गिरने वाला हो चुका है। अब यहाँ पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। सुनवू डोंगजिन के पास जाता है और कहता है कि अगर मैं अपनी मॉम की एक रिंग भी बेच दूं जो कि मेरे पास बची हुई है तो भी इस कंपनी के हालात ठीक नहीं हो पाएंगे। और फिर वो उसे कहता है कि मुझे मिनयोंग की कॉल आई थी और वो कह रही है कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, वो हमारी हेल्प करना चाहती है, तो तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? बट यहाँ पर डोंगजिन इस बात से बहुत परेशान होता है। वो छत पे आके कुछ सोचने लग जाता है कि उसे किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी। वो अपने अंकल को कॉल करता है जो कि बहुत रिच हैं, जिनके साथ वो कैंपिंग के लिए भी जाया करता था। उन्होंने उसे अपना अपार्टमेंट भी दिया हुआ था और उन्हें कहा था कि तुम यहाँ रह सकते हो और इस अपार्टमेंट का ख्याल रख सकते हो क्योंकि इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक फ्रेंड को कॉल करता है जिसका नाम कैंग होता है। वो उससे कुछ पैसे मांगना चाह रहा होता है तो वो उससे पहले ही उसका अकाउंट नंबर पूछ लेता है और कहता है तुमने भी मेरी हेल्प की थी तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे कुछ पैसे मिल चुके होते हैं। इधर हम हीजा को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि मिनयोंग आई हुई है। फिर वो उससे मिलने जाती है और उससे कुछ पैसे मांगती है और उसे कहती है कि वो डोंगजिन को इस बारे में मत बताए जैसे वो पहले नहीं बताया करती थी। तो वो कहती है कि मुझे अच्छे से पता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि मिनयोंग ऑफिस आती है। वूजू और वो एक दूसरे को देखकर रुक जाती हैं और एक दूसरे से कुछ डिस्कस करती हैं। वो उसे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों रोका, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। वो उसे पूछती है कि क्या तुम डोंगजिन के क्लोज हो, तुम्हारा उससे क्या रिलेशनशिप है। बट वो उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती और कहती है कि तुम क्यूरियस क्यों हो रही हो,
तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें ये बात इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम बाद में मुझे और डोंगजिन को मिसअंडरस्टैंड करो, क्योंकि डोंगजिन मेरे सामने वाले अपार्टमेंट में ही रहता है, यानी हम दोनों इकट्ठे रहते हैं। वो उसके मन में शक डाल रही होती है, बट यहाँ पर वूजू को अब समझ आ जाता है कि डोंगजिन क्यों अब अपने अपार्टमेंट में रहने नहीं जा रहा है और होटल्स में स्टे कर रहा है। इधर हम वूजू के भाई को देखते हैं जो सूहू के साथ बैठा होता है, यानी वो दोनों भी फ्रेंड्स हैं। तो वो यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा होता है कि मैं टीनेजर बनना चाहता हूँ और उन जैसी लाइफ बिताना चाहता हूँ, स्टडी का बर्डन नहीं लेना चाहता हूँ और अपनी मर्जी की लाइफ बिताना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बहन ये सब नहीं चाहती है और मैं पब्लिक प्लेसेस पर सो के भी थक चुका हूँ। अब यहाँ पर इतने में उसे हाइसिंग की मैसेज आता है और वो हाइसिंग से मिलने चला जाता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर योंजन गुजर रहा होता है और हाइसिंग को किसी के साथ बैठा देख हैरान होता है। यहाँ पे हाइसिंग बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करती है और इसे इशारे करने लग जाती है और झूठ बोल देती है कि ये मेरी बहन का फ्रेंड है। अब यहाँ पर योंजन यहाँ से बहाना बनाते हुए चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि वूजू का ब्रदर भी बाहर आता है, तो वो एकदम से डोंगजिन को देखकर मुस्कुराने लग जाता है, यानी कि वो उससे किसी बारे में हेल्प लेना चाहेगा। इधर हम हीजा को देखते हैं जो एक रियल एस्टेट एजेंट के पास आई होती है उस घर की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो उसके भाई का होता है। तो उसे यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअल में हीजा ने तो घर बेचा ही नहीं था, वो खुद उस घर में रह रही है। तो वो फोन करके वूजू को सारी बात बता देती है। वूजू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसने हमें घर से बस बहाने से निकलवाया और खुद वहाँ रह रही है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो शॉक्ड होकर ऑफिस के सामने खड़ी भी होती है। इतने में हम देखते हैं डोंगजिन उसे इस तरह शॉक स्टेट में देखकर हैरान होता है और वो वापस कहीं चली जाती है। अब डोंगजिन सोच रहा होता है कि काफी टाइम हो गया है और वूजू काम पे नहीं आई है। उसे वूजू की चिंता होने लगती है, वो उसे कॉल भी करने लगता है, बट इतने में उसे रियल एस्टेट वाली उस लेडी की कॉल आती है और वो कहती है कि जिस डॉटर को तुम ढूंढ रहे थे उसका पता मुझे चल गया है, तो तुम आ जाओ, मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगी। और वो रियल एस्टेट एजेंट के पास जाने लगता है। इधर हम वूजू को देखते हैं जो देखती है कि उसके घर से हीजा का बॉयफ्रेंड जा रहा है। उसे फ्लैशबैक में अपने फादर का सीन याद आता है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि उनके घर में उनकी दुश्मन रह रही है। वो बेल बजाती है और उसे कहती है कि दरवाजा खोलो, बट वो दरवाजा नहीं खोल रही होती। यहाँ पे वूजू बहुत गुस्सा कर रही होती है एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगजिन भी उधर के लिए निकल रहा होता है और इस मोमेंट पर हमारी एपिसोड खत्म होती है। गाइस, आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, इसकी नेक्स्ट एपिसोड वेडनेसडे को आएगी, तो आप लोग वेडनेसडे तक वेट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।